नमस्कार। चुनावी चर्चा में आपका स्वागत है। अब चूंकि आज से नामांकन बिहार विधानसभा चुनाव के लिए शुरू हो चुके हैं, हालांकि घटक दलों के बीच खींचतान जारी है। और ऐसे में जो एक दुखद घटना हुई पिछले दिनों यूपी के हाथरस में, हाथरस की बेटी गैंग रेप के बाद उसकी मौत होती है, उसके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया जाता है। और आज जब बिहार में चुनाव की रणभेरी बज चुकी है, उस घटना को भी राजनीति से जोड़ा जा रहा है, राजनीतिकरण किया जा रहा है। जब हम इस समय बात कर रहे हैं तो कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, वो यूपी की तरफ बढ़ रहे हैं और यमुना एक्सप्रेसवे पर उनकी यूपी पुलिस से भिड़ंत हो रही है। कोई कह रहा है कि ये 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव की तरह कहीं हाथरस की बेटी वेमुला तो नहीं साबित होगी। इस तरह के तमाम कोशिशों के बीच जो चिराग पासवान का रुख है, जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा ने मायावती का हाथ थामा है, तो एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या एक दलित कार्ड के इर्द गिर्द बिहार का चुनाव लड़ा जाएगा। इस पर हम बात करते हैं और एक हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट संजय कुमार बैठे हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर ये क्या चल रहा है, चुनाव आते ही ये किस किस्म की राजनीति हो रही है और क्या 2020 के महासमर में ये जातीय कार्ड, ये दलित कार्ड कितनी अहम भूमिका अदा करेगा। संजय जी। देखिए, जातीय कार्ड तो खेला जाते रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि 2020 में यह जातीय कार्ड खेला जा रहा है। क्योंकि राजनीतिज्ञों को सबसे सॉफ्ट, सबसे आसान यही कार्ड लगता है। और जो ध्रुवीकरण की राजनीति होती है, पोलराइजेशन होता है, उसमें उनको लगता है कि हम अपने विकास मुद्दा आधारित जो हमारा संघर्ष रहा नहीं रहा, इससे इतर हमें आसानी से इस जातीय पेनिट्रेशन में हम घुसेंगे और चीजों को हम अपने अनुकूल बना लेंगे। तो 16% जो दलितों का वोट है, वो 16% दलितों का वोट तो लोगों को आकर्षित कर रहा है। लग रहा है कि अगर दो गठबंधन अगर देख लें, एनडीए और महागठबंधन, तो उस दोनों गठबंधन में दलित जो हैं, वो दोनों लोग अपने को दलित चेहरा के तौर पर प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर नीतीश कुमार अशोक चौधरी को अपना वर्किंग प्रेसिडेंट बना रहे हैं पार्टी का, जीतन राम मांझी को अपनी पार्टी में जोड़ रहे हैं, तो इधर भी आप देखे होंगे कि श्याम रजक और भूदेव चौधरी की बात हो रही है। जो थर्ड फ्रंट पप्पू यादव बना रहे हैं, तो जो भीम आर्मी के जो चंद्रशेखर रावण हैं, उनको अपने साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं या उनके साथ उनका गठबंधन हो गया है। उपेंद्र कुशवाहा जो है वो बसपा के साथ अपना गठबंधन बना रहे, मायावती के साथ। तो अगर आप देखेंगे तो जो 23 अनुसूचित जातियां हैं बिहार में, तो ये लोग साधने की कोशिश में हैं कि शिक्षा के सवाल, स्वास्थ्य का सवाल, रोजगार का सवाल, पलायन का सवाल, इंडस्ट्री का सवाल, ये सवालों से इतर क्यों न इस जातीय ध्रुवीकरण को और खास करके दलित कार्ड को खेला जाए। तो अब राजनीति में चूंकि दलित अभी केंद्र में है और दलित को टारगेट कर करके, और एक चिराग पासवान जो अपने तरीके से कह रहे हैं कि भाई अगर 16% दलितों का वोट है तो क्यों न दलित चेहरा के तौर पर हम रहें। हम न एनडीए में रहेंगे, न महागठबंधन में रहेंगे, बल्कि हमारा एक चेहरा, अपनी आइडेंटिटी होगी। और अगर मुख्यमंत्री के तौर पर आप चाहेंगे तो मैं चेहरा बनने के लिए तैयार हूं। तो सारे लोग अभी अपनी ऊर्जा दलित कार्ड में और दलित चेहरे पर लगाए हुए हैं। बिल्कुल, हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी भी हैं। मृत्युंजय जी, अगर आपको हमारी आवाज आ रही हो, एक बार कंफर्म करें। मृत्युंजय जी, आवाज मिल रही है आपको? आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी, क्या आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? मृत्युंजय जी नहीं सुन पा रहे हैं। संजय जी, एक अगला सवाल मैं आपसे पूछता हूं। ये जो दलितों के इर्द गिर्द ये दोनों गठबंधन घूम रहे हैं और एक दूसरे को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ऐसे में एक बड़ा सवाल ये उठता है कि एक समय जगजीवन राम हुआ करते थे दलितों के नेता, जिनको कहा जा सकता है कि वो एक रेनबो जो दलित कॉम्बिनेशन है, मुशहर पासवान समुदाय है, सबके नेता है वो। क्या आज भी आपको लगता है कि इस समय जब मांझी कह रहे हैं कि वो एक तबके के नेता हैं, मुशहर जाति के प्रतिनिधित्व वो करते हैं, ऐसे में क्या रामविलास पासवान को पूरा दलित समुदाय, क्या वो अपना नेता मानने को तैयार है क्या कि चिराग इस तरह की पॉलिटिकल बार्गेनिंग में इन्वॉल्व है? आपको याद होगा कि नीतीश कुमार ने रामविलास पासवान के कद को ही छोटा करने के लिए महादलित बनाया था।
और अगर 16% अनुसूचित जाति मतलब दलित हैं तो उसमें 10% महादलितों की आबादी है। जिस महादलित में पासवान जाति को किनारे उन्होंने किया था और बाकी को महादलित में रखा था। और आज भी जिस जगजीवन राम की बात कर रहे हैं, कांग्रेस वही तो दांव खेलने जा रही है। अभी तक कहां तैयार हुई है तेजस्वी पर। वो तो अगर होगा, चीजें अनुकूल होगी तो हो सकता है कि पोस्ट पोल वो कहें कि मीरा कुमार हमारे चेहरे होंगे। और अगर दलित चेहरा को ही अगर मुख्यमंत्री के तौर पर ये करना है तो मीरा कुमार का तो एक अपना एकेडमिक इतिहास रहा है। मीरा कुमार अच्छा स्पीकर रही हैं। संजय जी, अगर हम पीछे जैसा आपने चर्चा की कि इसी नीतीश कुमार ने 2007 में महादलित आयोग बनाया, महादलित मिशन बनाया। 2009 में तब बूटा सिंह, शायद मेरी जानकारी में अगर मैं सही हूं, अनुसूचित जाति के जो राष्ट्रीय आयोग है उसके अध्यक्ष थे, उन्होंने इसको असंवैधानिक करार दिया। लेकिन वो इस पर अड़े रहे। और तेजस्वी यादव ने एक इंटरव्यू में कहा कि एक हेलीकॉप्टर में जब वो नीतीश के साथ जा रहे थे तो उन्होंने पूछा कि भाई पासवान समुदाय को आपने क्यों शामिल नहीं किया। तो जैसा आपने बताया, उन्होंने कहा कि उनका कद छोटा करना है, इसलिए हमने ऐसा किया। लेकिन पिछले अगर 4 वर्षों में देखें तो अब तो बिहार में कोई दलित जाति बची ही नहीं, सारे महादलित हो चुके हैं। क्योंकि पासवान को भी उन्होंने शामिल करने के अनुसार, बल्कि हो गए हैं पासवान जाति भी। तो ऐसे में फिर नीतीश कुमार को इस तरह की के प्रोजेक्शन की जरूरत क्यों पड़ी कि अशोक चौधरी हमारा दलित कार्यकारी अध्यक्ष होगा, अगर दलित की हत्या होती है तो उसे नौकरी दी जाएगी। ऐसा क्यों लग रहा है सुशासन बाबू को अपने इस, जब वो 7वीं बार मुख्यमंत्री बनने की कोशिश कर रहे हैं, 3 फुल टर्म पूरा कर चुके हैं, तो क्या उनको जो एक रेनबो कोलिशन उन्होंने बनाया पिछले 10 वर्षों में, जिसमें सभी जातियों के वोट उनको 2010 में पड़े, उसमें क्या कोई सेंध नजर आ रही है? निश्चित रूप से सेंध नजर आ रही है। चिराग पासवान, जब आपको याद होगा कि जैसे ही ये महागठबंधन से नीतीश कुमार अलग हुए थे तो रामविलास पासवान और चिराग पासवान से तो नीतीश कुमार जी की खूब बनती थी, बल्कि भाजपा दूर दूर दिखाई पड़ रही थी। बाद में 2 महीने में कौन सी स्थिति ऐसी पैदा हो गई जो रामविलास पासवान से दूरी बनाना इन्होंने शुरू कर दिया। चिराग पासवान का फोन इंटरटेन करना इन्होंने बंद कर दिया और उसका कारण एकमात्र था महत्वाकांक्षा। चूंकि रामविलास पासवान और चिराग पासवान की महत्वाकांक्षा का इनको पता चल गया था। और नीतीश कुमार सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिक्स करने के आदी रहे हैं। वो चाहते हैं कि निर्णय मेरे द्वारा हो, इंटरफेरेंस नहीं हो। अगर इंटरफेरेंस को बर्दाश्त करते तो शायद महागठबंधन से अलग होकर के भाजपा में ये नहीं जाते। वही इंटरफेरेंस चिराग पासवान ने शुरू किया था और इनसे इन्होंने दूरी बना ली। और जितने इनके प्रवक्ता हैं, केसी त्यागी से लेकर के और प्रदेश के जो प्रवक्ता हैं, बार बार कहते हैं कि मेरा लोजपा के साथ कोई गठबंधन नहीं रहा है, मैं लोजपा के साथ अलायंस में नहीं हूं, मेरा अलायंस तो भाजपा के साथ है। और आप देखे होंगे कि हर मौके पर चिराग इन पर अटैक करते हैं, विकास के सवाल को लेकर के, बाढ़ के सवाल को लेकर के, अच्छा, कोरोना में जो संजय जी मुद्दों पर अटैक से पीछे जाएं तो याद होगा आपको 2017 में जब अचानक आधी रात को सरकार बदली यहाँ पर, और उससे ठीक पहले बल्कि रामनाथ कोविंद की उम्मीदवारी हुई और नीतीश कुमार ने कहा कि भाई वो दलित हैं इसलिए हम समर्थन करेंगे। उसमें आरजेडी अलग पायदान पे थी और वो मीरा कुमार के समर्थन में थी। उस समय से ये खींचतान चला आ रहा है। जब 2019 का लोकसभा चुनाव होना था तो 2018 में यही रामविलास और उपेंद्र कुशवाहा बारी बारी से नीतीश कुमार के घर जाते थे। 1 महीने में मुझे याद है दोनों ने 5-6 बार मुलाकात की और तब उसको प्रोजेक्ट किया गया कि ये बीजेपी को नीतीश कुमार चाहते हैं कि ग्रिप में लें और बेहतर बार्गेन कर सकें, इसलिए वो इसकी भी तैयारी कर रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो बीजेपी को छोड़ देंगे और कुशवाहा और रामविलास के साथ एक नया कॉम्बिनेशन बनाएंगे। तो अब जब चूंकि 2020 का चुनाव बिल्कुल अब शुरुआत हो चुकी है प्रोसेस की, तो वो जो खींचतान और दलितों को लेकर, दलित वोटों को लेकर, आपको क्या लगता है कि इस चुनाव में किसको फायदा होगा ये, अगर चिराग अलग जाते हैं तो? देखिए, चिराग के बारे में जो मेरी समझ है, मोल भाव जितना कर लें, जितना एक प्रेशर पॉलिटिक्स जिसको कहते हैं वो कर लें, लेकिन वो एनडीए से बाहर नहीं जाने वाले हैं। अभी भी अगर उनके लास्ट बयान को भी आप देखिए तो वो 143 की बात कर रहे हैं, 243 की बात वो नहीं कर रहे हैं। मतलब वो कहते हैं कि भाजपा का जहां कैंडिडेट उतारेगी वहां हम नहीं लड़ेंगे, मतलब हम कहीं ना कहीं से एनडीए के साथ रहेंगे। तो रहेंगे चिराग पासवान इनके साथ।
हाँ, जेडीयू जहां होगी वहां ये कहते हैं कि हम अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे। तो जेडीयू से इनको ये है। जहां तक नीतीश कुमार का सवाल है, देखिए नीतीश कुमार बड़ा सीजन्ड पॉलिटिशियन है और नहीं नहीं उनको संजय कुमार पता जी, है लेकिन अगर लेकिन दो ही चीजें हो सकती है ना, या तो 143 पे अगर लोजपा लड़ती है तो फिर एनडीए से बाहर जाना होगा, और अगर एनडीए में रहकर लड़ना है तो उनको 25 या 27 सीटों पर समझौता करना पड़ेगा। क्या भारतीय जनता पार्टी इसको अलाउ करेगी कि जिसको वो मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित कर चुकी है उसके खिलाफ 143 सीटों पर उसका घटक वहां पे लड़े, वहां फाइट करे? एक अजूबा आपको इस बार नहीं दिखाई दे रहा कि पहली बार एक गठबंधन के भीतर जो घटक दल होते हैं, और यहाँ पे घटक क्या घटक नजर आ रहा है कि बीजेपी का घटक लोजपा, उधर नीतीश का घटक मांझी। ये विचित्र स्थिति है, उधर मांझी हैं जो दलित चेहरा है, इधर क्या भारतीय जनता पार्टी स्वीकार करेगी कि पिछले 20 वर्षों के इतिहास में वो चिराग अगर दलित के नेता हैं उनको एफोर्ड करने के लिए वो 100 से भी कम सीट पे लड़े? देखिए, आपने ठीक कहा कि जब 143 पर ही अपने कैंडिडेट उतार देंगे तो गठबंधन तो नहीं रह जाएगा। लेकिन कहा जाता है कि इसमें थोड़ा हवा भी देने का काम बीजेपी कर रही है। चिराग अगर इतने मुखर हैं तो उसमें कहीं ना कहीं से बीजेपी का रोल है कि चलो ठीक है, प्रीपोल नहीं पोस्टपोल अलायंस में हम लोग जाएंगे और पोस्टपोल में चीजें तय होगी। और चिराग एक बात पर अड़ सकते हैं कि मुख्यमंत्री केवल नीतीश कुमार नहीं होंगे, हमको एनडीए में फिर से लौटने में अगर उनके पास सीटों की संख्या अच्छी होती है तो ठीक है, उसके बाद हम आएंगे। जो 2005 में हुआ था, वो जो चाबी वाली कहानी हुई थी कि कहते थे कि चाबी तो मेरे पास है, हम तय करेंगे कि हम ताला कब खोलेंगे। तो एक ये स्ट्रेटजी हो सकती है। नीतीश कुमार इसी दाव को तो समझ रहे हैं और इसीलिए उन्होंने साफ साफ बीजेपी को कह दिया है कि अगर आपको जो सीटें मिलती हैं हम लोगों के बंटवारे से, आपको जितनी सीटें देनी है आप चिराग पासवान को दे करके लड़वाइए, हम तो उनको कोई सीट नहीं देने जा रहे हैं, मुझे इतनी सीट ही चाहिए। तो नीतीश कुमार एफर्म्ड है, वो एडमेंट हैं, उनको पता है कि चिराग पासवान के जो तेवर हैं वो भाजपा के साथ है, मेरे साथ नहीं है। इसलिए कुछ भी नुकसान होगा तो मेरा नुकसान होगा। भाजपा ये समझ रही है कि चिराग पासवान को हम अपने साथ में रखते हैं तो हम शायद जेडीयू पर ज्यादा ठीक तरीके से डोमिनेट कर पाएंगे। तो दोनों की अपनी डिप्लोमेसी है। अब देखिए अच्छा, सफलता आखिरी कहां सवाल तक मिलती है। संजय जी, जी, आखिरी सवाल, चलते चलते 15 मिनट हम पूरा करने वाले, क्या उपेंद्र कुशवाहा को फायदा कुछ मिलेगा मायावती के साथ जाने से बिहार में? देखिए शुरू में तो जो खबरें आ रही थी कि मायावती इस बार चुनाव ही नहीं बिहार में लड़ना चाहती हैं, वो बसपा कैंडिडेट ही नहीं देना चाहती हैं। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने एक समीकरण समझाया होगा कि जिस जाति का वोट उनका है बिहार में, खास करके वो जो भभुआ का इलाका है, जो बक्सर का इलाका है, वो जो यूपी से सटा हुआ इलाका है, या जो इधर हाजीपुर के इलाके हैं, और उसके साथ ये कहते हैं कि 6% कुशवाहा का वोट है, जिसका नेता ये कहते हैं कि आज भी कुशवाहा हमें अपना नेता मानते हैं। तो अगर दलित जाति और कुशवाहा का वोट अगर मिलता है, दोनों का कॉम्बिनेशन मिलता है, हो सकता है कि कुछ सीट जीतने में त्रिकोणीय संघर्ष में, चतुष्कोणीय संघर्ष में, लेकिन नुकसान पंचकोणीय किसको संघर्ष में, पहुंचाएंगे? अंतिम संक्षेप, नुकसान किसको पहुंचाएंगे, एनडीए को या महागठबंधन को या दोनों को? ये दोनों को नुकसान पहुंचाएंगे, महागठबंधन को भी नुकसान पहुंचाएंगे और एनडीए को भी नुकसान पहुंचाएंगे। इसी के साथ हम आज ये चर्चा समाप्त करते हैं। नमस्कार, शुक्रिया।